हेलो इंजीनियर्स, मैं सुशील कुमार सिंह कॉन्फिडेंस क्लस्टर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज आरसीसी का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक बहुत छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे और वो है क्लियर कवर, जिसको नॉमिनल कवर भी बोलते हैं, एंड इफेक्टिव कवर। ये क्या होता है? देखिए, एक बीम है ये, ठीक है। एक एग्जाम्पल की तरह एक बीम लेते हैं जिसका एक क्रॉस सेक्शन यहाँ फिगर में दिखाया गया है। बीम लंबा होता है, उसको बीच से हमने काटा और सामने से देख रहे हैं, उसी को क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ये इसका विड्थ हो गया, मान लेते हैं इसका विड्थ जो है वो b है, एंड इसका टोटल डेप्थ जो है वो हो गया हमारा चलिए d बोल देते हैं, डेप्थ, ठीक है। तो ये हमारा विड्थ और डेप्थ, ये इसका डायमेंशन हो गया। अब जो उसका एक्सट्रीम लोअर एंड होता है या एक्सट्रीम अपर एंड होता है, उसके अंदर रेनफोर्समेंट होता है, एकदम नीचे तो हो नहीं सकता है, वो कुछ अंदर होगा। तो इस रेनफोर्समेंट का देखिए, रेनफोर्समेंट कौन कौन सा है। ये जो गोल दिख रहा है ये लॉन्गिट्यूडिनल बार होगा, जो कि लंबा जाएगा, और ये लेटरल बार होगा जो कि इसको सपोर्ट के लिए और फिर शियर के लिए लगाया जाता है। वो आगे हम लोग देखेंगे डिजाइन में। तो इस तरह से होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। ये मेन रेनफोर्समेंट हो गया, यहाँ पे 4 है, ज़्यादा भी हो सकता है, और उसको इस तरह से बांध दिया जाता है इधर साइड बार से, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीम एंड है स्टील का, ठीक है, मेन रेनफोर्समेंट के नीचे जाएगा स्टील, इधर मेन रेनफोर्समेंट के ऊपर जाएगा, उसके चारों तरफ से बांधा जाता है। तो इसके बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस हुआ, उसका गैप हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल कवर। ये वाला जो है, ये छोटा सा, ये जो छोटा सा गैप है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्लियर कवर। क्लियर कवर क्यों? क्योंकि इतना क्लियर स्पेस मिला हुआ है रेनफोर्समेंट का और एकदम आउटर मोस्ट एंड का, जो कि एटमॉस्फेयर है। इसके बाहर एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर से इसको इतना क्लियर दिया गया है, क्लियर लेंथ दिया गया है, ताकि ये इसके बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए। तो उसको हम लोग क्लियर कवर बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग नॉमिनल कवर भी बोलते हैं, ठीक है। नॉमिनल कवर और क्लियर कवर बिल्कुल सेम चीज होता है, जो कि इसके एकदम आउटर मोस्ट एंड से होता है। दूसरा होता है इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्या होता है? देखिए, ये जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट है, नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला कहने का मतलब जिसमें टेंशन आने वाला है। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोगों ने देखा है, जब सिंपली सपोर्टेड बीम रहता है, उसके ऊपर यदि कोई लोड लगता है तो उसका बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो नीचे की तरफ टेंसाइल होता है, ऊपर की तरफ कॉम्प्रेसिव होता है। हमारा स्टील जो है वो टेंशन बियर करने के लिए लगाया जाता है, कंक्रीट कंप्रेशन बियर करने के लिए लगाया जाता है। ये सब हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि नीचे वाला टेंशन मेंबर है। तो जो टेंशन मेंबर है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सीजी कहीं इसके बीच से जाएगा, तो इसका जो सीजी हुआ और आउटर मोस्ट एंड हुआ, इसके बीच का जो गैप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कवर, ठीक है। तो क्लियर डिस्टेंस जो हुआ आउटर मोस्ट एंड ऑफ रेनफोर्समेंट से लेके आउटर मोस्ट एंड ऑफ बीम, ये जो हो गया वो क्लियर कवर होता है, जिसको नॉमिनल कवर भी बोलते हैं। और इफेक्टिव कवर होता है जो रेनफोर्समेंट का सीजी होता है, मेन रेनफोर्समेंट का। रेनफोर्समेंट कहने का मतलब मेन रेनफोर्समेंट जो होता है उसका सीजी से लेके और एक्सट्रीम एंड का जो गैप होता है वो हो जाता है हमारा इफेक्टिव कवर। ये लाइन स्ट्रेट होगा, यहाँ पे डायग्राम बनाने में थोड़ा गड़बड़ है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे रहता है, ठीक है। अब ये इफेक्टिव कवर हो गया, तो जो डेप्थ बच गया, टोटल डेप्थ तो हमारा ये डी था, इसको हम लोग बोल देंगे टोटल डेप्थ। और टोटल डेप्थ में से यदि हम ये इफेक्टिव कवर घटा दें, ये इफेक्टिव कवर था तो जो बच गया ये हो जाता है हमारा इफेक्टिव डेप्थ। देखिए, इसको इफेक्टिव डेप्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेंशन लेने के लिए सिर्फ रेनफोर्समेंट होता है। कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है, और आप लोग जानते हैं कि ब्रिटल मटेरियल कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस नहीं ले सकता है। यदि उस पर टेंशन आएगा तो वो क्रैक हो जाएगा। इसलिए कंक्रीट काफ़ी वीक होता है टेंशन में, और कंक्रीट काफ़ी वीक होता है टेंशन में, इसलिए हम लोग उसके ऊपर टेंशन नहीं देते हैं। तो टेंशन के लिए सिर्फ रेनफोर्समेंट लगाया जाता है। अब चूँकि रेनफोर्समेंट यहीं तक है, उसके नीचे रेनफोर्समेंट है नहीं, रेनफोर्समेंट का सीजी यहाँ पर है, तो उसके नीचे जो भी बीम का डेप्थ है
उस डेप्थ में तो सिर्फ कंक्रीट है और कंक्रीट टेंशन ले नहीं सकता है और यहाँ पे आने वाला टेंशन ही है, तो हम मान के चलते हैं कि इतना डेप्थ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि कंक्रीट लेगा नहीं कोई टेंशन, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो इसका इफेक्टिव डेप्थ जो है वो इतना ही बच जाता है, ये कुछ है नहीं। अब सवाल ये आता है कि जब इस डेप्थ को हम नेगलेक्ट ही करते हैं, जब ये वाला पोर्शन कोई लोड लेना ही नहीं है इसको, तो ये हम कंस्ट्रक्ट ही क्यों करते हैं, ये कास्टिंग ही क्यों करते हैं, ये बनाते क्यों हैं? तो बात ये है कि यदि हम इतना पोर्शन कंक्रीट का नहीं देंगे तो ये स्टील है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें कोरोजन हो जाएगा, जंग लग जाएगा, तो उसको बचाने के लिए हम लोग कवर देना ज़रूरी होता है। लेकिन लोड जो है वो सिर्फ इफेक्टिव डेप्थ ही ले पाता है, इफेक्टिव डेप्थ जितना रहता है उतना ही पोर्शन लोड ले सकता है, उसके नीचे का पोर्शन लोड नहीं ले सकता है, इसलिए इसको इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। टोटल डेप्थ क्यों? क्योंकि टोटल उतना ही उसका डेप्थ है, विड्थ तो विड्थ हो गया। तो ये हमारा हो गया टोटल क्लियर कवर, नॉमिनल कवर एंड इफेक्टिव कवर। चलिए, ये तो काफ़ी छोटा सा बीम था जिसमें सिर्फ 4 रेनफोर्समेंट लगे हुए थे, 2 नीचे 2 ऊपर, तो इसको हमने आसानी से बोल दिया कि ये इफेक्टिव कवर है और ये क्लियर कवर है। लेकिन जब बीम कॉम्प्लेक्स हो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट लगे हों, जैसे ये एक बीम का क्रॉस सेक्शन है जिसमें 3 नीचे लगा हुआ है रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट, उसके ऊपर ये 2 है और उसके ऊपर ये 3 है। इसको कनेक्ट करने के लिए कुछ और भी कनेक्शन दिया जा सकता है, जैसे इसको हम लोग इस तरह से भी बांध सकते हैं और ये जैसा भी होगा, और इसको ऐसे भी बांधा जा सकता है, वो डिपेंड करता है कितना स्टीरअप देने का, कितना साइड बार देने की ज़रूरत है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल आप ये देख, हमें मेन रेनफोर्समेंट से मतलब होता है क्लियर कवर या इफेक्टिव कवर निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए, नॉमिनल कवर जो है या फिर क्लियर कवर, वो तो आउटर मोस्ट से जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्लियर कवर, इसी को हम लोग नॉमिनल कवर भी बोलते हैं। अब बात है कि इफेक्टिव कवर क्या होगा। इफेक्टिव कवर हम लोगों ने देखा था कि वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, जो मेन टेंशन रेनफोर्समेंट होता है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आउटर मोस्ट एंड से डिस्टेंस। अब यहाँ पर टेंशन रेनफोर्समेंट देखा जाए तो ये भी है और ये दोनों भी है, ये 3 और ये 2, 5 टेंशन रेनफोर्समेंट है। तो हम किसके सीजी की बात करेंगे? तो आंसर है कि सारे टेंशन रेनफोर्समेंट का जो सीजी होगा, अब इसका सीजी, इस तीनों का सीजी कहीं इसके ऊपर और इसके नीचे होगा। चूँकि यहाँ पर 3 रेनफोर्समेंट है तो आधा से नीचे आएगा, इसके तरफ सीजी झुका हुआ रहेगा, तो मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कहीं पर यहाँ पर होगा, ना तो इसके सीजी से पास करेगा ना ही इसके सीजी से पास करेगा, ये इस दोनों के बीच में कहीं पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मेन टेंशन रेनफोर्समेंट। तो वहाँ से लेके जो आउटर मोस्ट का डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव कवर। अब इफेक्टिव कवर यदि ये हो गया तो इफेक्टिव डेप्थ भी बता सकते हैं, ये हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ, ये हो गया इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, ये सब जो कॉन्वेंशन है, जैसे स्मॉल डी से हम इफेक्टिव डेप्थ दिखा रहे हैं, कैपिटल डी से टोटल डेप्थ दिखा रहे हैं, ये जनरल कॉन्वेंशन है और हम लोग पूरे सब्जेक्ट में इसी को फॉलो करेंगे और आप लोग भी इसी को फॉलो करें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये नहीं कि इसको हाइट के लिए हम स्मॉल h से डिनोट करने लगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। क्यों कन्फ्यूजन होगा? क्योंकि हम लोगों को IS कोड भी देखना है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, और IS कोड में भी साइन कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, तो हम लोग कोशिश करें उसी को फॉलो करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफेक्टिव कवर और ये हो गया हमारा इफेक्टिव डेप्थ। अब इस डेप्थ को निकालेंगे कैसे? अभी हमें तो जो दिया हुआ रहेगा वो तो ये रहेगा कि मेन रेनफोर्समेंट नीचे वाला जो है वो उसका डिस्टेंस यहाँ से इतन समथिंग है, जैसे मान लीजिए ये y1 है और ये इसके ऊपर वाला जो है ये y2 है, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। तो हमको ये निकालना है। ठीक है, इसको हम मान लीजिए ये जो लेंथ है ये बीच वाला इफेक्टिव कवर, इसको हम बोल देते हैं y बार। तो ये y बार है। ठीक है, y बार हमें निकालना है। तो यदि y1 पता है, y2 पता है, तो y बार हम आराम से निकाल सकते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके होंगे, और फॉर्मूला होता है y बार इक्वल्स टू, देखिए ये मान लेते हैं एरिया ऑफ स्टील
1 है, ठीक है। y1 जो है वो एरिया ऑफ स्टील 1 है, इसके सामने जितना भी एरिया है इसको हम डिनोट करते हैं AST1, एरिया ऑफ स्टील 1 इंटू इसका डिस्टेंस कितना है y1 प्लस एरिया ऑफ स्टील 2 को बोल देते हैं AST2 इंटू y2 और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील 1 और प्लस एरिया ऑफ स्टील 2। ये फॉर्मूला होता है। यदि यहाँ पर 2 लाइन में लगा हुआ था तो ये था, यदि 3 लाइन में लगा हुआ होता तो उसी तरह हो जाता AST1 इंटू y1 प्लस AST2 इंटू y2 प्लस AST3 इंटू y3 डिवाइडेड बाई AST1 प्लस AST2 प्लस AST3। तो जितने भी बार नीचे टेंशन में लगे हुए रहेंगे सबको उस पर डाल के हम लोग आराम से इफेक्टिव कवर निकाल सकते हैं। यही y बार यहाँ पे इफेक्टिव कवर होगा और इफेक्टिव कवर से ऊपर जितना भी बच गया वो सब यूज होने वाला है, क्योंकि यहाँ ऊपर तो कंप्रेशन आने वाला है तो यहाँ तक भी कंप्रेशन आएगा और कंक्रीट कंप्रेशन ले सकता है, तो ये सारा यूज में रहेगा। लेकिन इफेक्टिव कवर जहाँ से स्टार्ट होता है उसके नीचे का जो भी पोर्शन होता है उसमें रहता है टेंशन और उसमें इफेक्टिवली कंक्रीट होता है जो कि टेंशन ले नहीं सकता है, तो इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं, इसलिए वो इफेक्टिव कवर हो जाता है। जो बच गया वो इफेक्टिव डेप्थ हो गया। तो ये सिंपल चीज़ था, क्लियर कवर, नॉमिनल कवर और इफेक्टिव कवर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इफेक्टिव कवर किस कंडीशन में कितना होना चाहिए कम से कम। चलिए आगे देखते हैं कि अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन में अलग अलग मेंबर्स के लिए कम से कम कितना नॉमिनल कवर देना पड़ेगा। नॉमिनल कवर यानी क्लियर कवर, जो कि हमें एटमॉस्फेयर से रेनफोर्समेंट को बचाने के लिए देना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक्सपोजर कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। जहाँ जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होगा उसको थोड़ा ज़्यादा कवर देना पड़ेगा, जो कम एक्सपोज्ड है उसको कम से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हम एक पूरा टेबल बनाएंगे और इस पूरे टेबल को याद रखना है। कैसे याद रखना है वो तरीका हम बता देंगे, लेकिन पूरा टेबल आपको याद रहना चाहिए क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, पहले माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ऑर्डर यही है। कौन सा एक्सपोजर कंडीशन कहाँ पे होता है, कैसा होता है, वो डिटेल में हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। नहीं देखा है आपने तो वापस जाइए उसे देखिए, ठीक है। उसके बाद स्लैब, बीम, कॉलम, फाउंडेशन, ये इसी तरह होगा। स्लैब सबसे ऊपर होता है, जो छत होता है उसके नीचे बीम आता है, क्योंकि स्लैब जो है वो बीम के ऊपर ही रहता है और बीम जो है वो कॉलम के ऊपर रहता है, ठीक है। सब कॉलम हुआ, कॉलम के ऊपर बीम, तो कॉलम के ऊपर बीम हुआ और फिर कॉलम जो होता है वो फाउंडेशन के ऊपर होता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं इस तरह से कि स्लैब के नीचे बीम रहेगा, बीम के नीचे कॉलम रहता है और कॉलम के नीचे फाउंडेशन होता है जो कि ज़मीन में होता है, ठीक है। और ये पता है। अब वैल्यूज़ की बात रह गई, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखने पड़ेंगे और वो ये है 20, 30, 45, 50 और 75, ठीक है। इसको आप जैसे भी याद रखें इतना आपको याद रखना है, ठीक है। 20, 30, 45, 50, 75, इसको आप जिस तरह से ट्रिक बना के याद रखना है रख लीजिए, ये रहेगा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सारा वैल्यू mm में होगा, हर यूनिट जो है वो mm ही है, ठीक है। और ये हो गया 75 mm। अब इतना याद हो गया तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 20 mm है तो इसका डबल 40 mm, तो यहाँ 40 mm कर दीजिए। इसको 20 के जगह 25 कर दीजिए और 25 का डबल 50 mm, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये पता है तो ये तो ऐसे भी पता चल गया। बस इसको 5 बढ़ाना है और उसका डबल इधर कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अब ये 25 mm है तो इससे ज़्यादा 30 होता है, 30 है यहाँ पर तो ठीक है। ये 30 mm होगा, ये 45 mm होगा, ये 50 mm होगा, ये 75 mm होगा, ठीक है। इसको आप पेन से लिख लीजिएगा, हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये 40 mm है। अब कॉलम में आते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है। ऊपर वाला कॉपी कर देना है, तो आपको ये याद है तो ये वैसे भी याद है, ठीक है। अब आते हैं कॉलम्स पे। कॉलम्स पे देखिए ये 40 mm है, ठीक है। माइल्ड एक्सपोजर में 40 mm है तो मॉडरेट में तो 30 हो नहीं सकता है, क्योंकि जब माइल्ड में 40 है तो उससे कम कैसे हो सकता है। मॉडरेट तो माइल्ड से ज़्यादा हुआ तो उसमें ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उसमें कम से कम 40 ही देते हैं। उसके बाद आता है सीवियर। सीवियर में ऊपर 45 है, क्या 45 दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। 40 से ज़्यादा है तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 50 दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। उससे ज़्यादा है 75, उससे ज़्यादा है, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन में
माइल्ड का केस कितना है 50 mm। तो माइल्ड में जब 50 mm है तो क्या मॉडरेट में 40 दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, कम से कम 50 तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए 50 दे देते हैं। उसके बाद सीवियर में 45 है, क्या 45 दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि पहले से 50 है। तो ये हो गया 50 mm, ठीक है। उसके बाद वेरी सीवियर में 50 दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, 50 है तो 50 ही रहेगा, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना है कि आगे वाला इससे कम नहीं होना चाहिए। आगे एक्सट्रीम में कितना है 75 दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा टेबल। याद आपको बस ये रखना था एक लाइन, और ये याद हो गया तो इसका डबल तो ये याद हो ही गया। इसको 25 कर दीजिए तो ये 50 हो गया, और उसके बाद बाकी तो अपने आप भर गया। तो जनरली माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में पूछ लिए जाते हैं, और उसके बाद फिर पूछ दिया जाता है कि सी कोस्ट के अराउंड जो बिल्डिंग है उसमें एक्सपोजर कंडीशन में किस तरह का बीम स्लैब या जो भी है, किस तरह के मेंबर्स के लिए कितना क्लियर कवर रहेगा। तो आपको ये दोनों तो पता ही होना चाहिए हमेशा, क्योंकि इन दोनों से पूछे जाते हैं। और बाकी मॉडरेट, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम से भी पूछे जा सकते हैं, आगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप पूरा टेबल याद कर लीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट वैसे भी है नहीं। तो ये हो गया हमारा लगभग हर चीज़ नॉमिनल कवर, क्लियर कवर के बारे में। इफेक्टिव कवर जो हमने वहाँ देखा था उसका तो हर क्वेश्चन में उसका यूज होने वाला है, आगे हर चैप्टर में उसका यूज होगा, तो वो तो हर जगह पढ़ते ही रहेंगे। पर ये नॉमिनल कवर और क्लियर कवर इतना ही था। आशा करते हैं कि ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे यदि डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हमारे सोशल साइट्स पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप चाहें। और डाउट डिस्कशन के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये पूरा नोट्स यदि आपको चाहिए उसका भी हमारे वेबसाइट पे अपडेटेड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।